क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो आ रही होगी और जो स्क्रीन है ये भी शेयर हो रही होगी। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ओके जी, सो आपके मैसेजेस का मतलब ये है कि सब सीन होके चल रहा है। हमें क्या करना है, आई विल बी स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग माय A2 लेवल्स का फिजिक्स का लेक्चर। प्लीज़ बताइए हम फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे। आई बिलीव हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। और इस न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या पढ़ाया जा रहा था जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ाए जा रहे थे। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपको फिजन और फ्यूजन पढ़ाया जा रहा था। क्या पढ़ाया जा रहा था आपको, फिजन फ्यूजन की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो तो बिल्ड कर दी जा चुकी थी, बल्कि अभी आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई जा रही थी। क्या पढ़ाया जाता भाई, आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई जा रही थी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे और रेडियो एक्टिविटी के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए जा रहे थे। बिल्कुल जनाब, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बिल्कुल जी। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में मुझे बताइए मैंने आपको क्या पढ़ाया है। मैं ज़रा एक स्क्रीनशॉट देख लूँ जी। रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। फिर आपको मैंने पढ़ाया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके में क्या ये क्या सीन है सर, ये एक रैंडम और स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। व्हाट इज इट, इट इज अ रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। अब इस रैंडम और स्पॉन्टेनियस फिनोमेना में लफ्ज रैंडम का क्या मतलब है ये अलग से सिखाया गया, और लफ्ज स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है ये आपको अलग से सिखाया गया। रैंडम का मतलब ये था कि सर वो इर्रेगुलर है या फिर क्या कहते हैं उसको, अनप्रिडिक्टेबल एमिशंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि सर वो किसी भी लम्हे कोई भी निकल सकता है और उसका किसी फिजिकल फैक्टर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कहा जी, हमने एक जुमला लिखा, एनी न्यूक्लियस कैन एमिट एनी रेडिएशन एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी लम्हे पर कोई भी न्यूक्लियस कोई भी रेडिएशन एमिट कर सकता है। इस रैंडम और स्पॉन्टेनियस का कलेक्टिव मतलब ये था। अच्छा, जब हमने स्पॉन्टेनियस और रैंडम का कलेक्टिव मतलब भी पढ़ लिया तो अल्टीमेटली मुझे लगता है मेरा जो आखिरी जुमला था, मैंने कहा था देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट एसोसिएटेड विद क्या, एसोसिएटेड विद दिस फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके, दो कॉन्सेप्ट्स आपको लिखवाए थे, कौन कौन से जी, रेडियो एक्टिविटी के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट, ठीक है जी। हाफ लाइफ के लिए शायद आपने सिंबल यूज किया हो, क्या बोलते हैं, टी हाफ का क्या सिंबल था जी सर, टी और छोटा सा सबस्क्रिप्ट में हाफ, और डीके कांस्टेंट के लिए सिंबल क्या यूज होता था, दैट वाज लैम्डा। ओके जी, सो हमने बात क्या की, हमने बात ये की देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट associated with the phenomena of radioactivity. Half life क्या था, the time taken for half of the radioactive nuclei to decay, the time taken for half of the parent nuclei to decay into daughter nuclei, the time in which activity will reduce by half of its original value, the time in which count rate decreases by half of its original value। तो ये सारी हमने बातें करने के बाद यहाँ पे अब एक लफ्ज है, काउंट रेट एक लफ्ज है, एक्टिविटी एक लफ्ज है, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर मैथमेटिक्स मैंने बिल्ड करनी है एंड लेट अस सी मैं इसकी मैथमेटिक्स कैसे बिल्ड करता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे मैथमेटिक्स तक जाऊं, मैंने यहाँ पे एक और जुमला भी लिख दिया, डीके कांस्टेंट कि जी व्हाट इज डीके कांस्टेंट, इट इज द probability that an individual nucleus will decay per unit time, ठीक है,
अब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल न्यूक्लियस टू डिके पर यूनिट टाइम, ये भी क्या है, जैसे आपने हाफ लाइफ के साथ एक नोट लिखा होगा, हाफ लाइफ फॉर अ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कांस्टेंट, उसी तरह डिके कांस्टेंट भी इट इज आल्सो कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब हमने करना क्या है, मैं आपको ये बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, both the half life and decay constant are constants for a particular radioactive sample। ठीक है, आप इस बात के साथ पिछला लेक्चर को खत्म कीजिए ताकि मैं अगला लेक्चर बिल्ड कर सकूं। आखिरी लाइन पिछले लेक्चर की क्या लिखनी चाहिए थी, बोथ द हाफ लाइफ। अब इसका मतलब हमें समझ आया कि नहीं आया, मैंने कैसे इसको कैरी करना है कैसे नहीं करना, सब्र करेंगे। बोथ द हाफ लाइफ एंड द डीके कांस्टेंट are constants for a particular radioactive sample, ओके जी। अब ये हाफ लाइफ की मजीद अंडरस्टैंडिंग और इस डीके कांस्टेंट की मजीद अंडरस्टैंडिंग, बल्कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं अल्टीमेटली आपको पहुंचाना चाहता हूँ इन दोनों के आपस के ताल्लुक के साथ, मैं इस चैप्टर को एंड करना चाहता हूँ कहाँ पे, इस हाफ लाइफ और इस डीके कांस्टेंट का जो आपस का रिलेशनशिप है उसके साथ। अगर मैं आपको पहले ही इनकी आपस की इक्वेशन बता दूं, सो ताकि आपको पता हो कि हमने अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ पर है, हमने पुत्र जी अल्टीमेटली पहुंचना है इस इक्वेशन पे कि लैम्डा जो है और हाफ लाइफ जो है वो एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू ln ऑफ 2 होल डिवाइड बाय हाफ लाइफ। मैंने इस इक्वेशन तक आपको लेकर जाना है। अभी आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या लिखा है, नहीं समझ तो आ जाएगा लिखा हुआ क्या है, लेकिन इसका कोई सुर पैर समझ नहीं आएगा कि मैंने कहाँ से ये बात स्टार्ट की है, ln ऑफ 2 कहाँ से लाया है, हाफ लाइफ और लैम्डा को इनवर्स प्रोपोर्शन कहाँ से किया है। वैसे ln ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है, ln ऑफ 2 इज 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। ओके जी। सो यू नो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या करना है, मैंने मैथमेटिक्स बिल्ड करनी है ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो आज का जो मेरा बेसिकली टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक का नाम है द मैथमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। आज के लेक्चर की हेडिंग ये दीजिए प्लीज, द मैथमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ओके जी, या आप इसके मैथमेटिक्स से या कि द इक्वेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, द इक्वेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो इस रेडियो एक्टिव डीके की इक्वेशंस बिल्ड करने के लिए, मुझे आपको कुछ बातें बतानी पड़ेंगी। नंबर वन, what is this? If I say I've got something like n naught, एक लफ्ज मैंने आपको सिखाना है n naught, फिर आपको एक लफ्ज सिखाना है मैंने n, फिर आपको एक मैंने लफ्ज सिखाना है डेल्टा n, फिर इनकी आपस की बनानी है इक्वेशन, फिर आपको सिखाना है a, बल्कि एक सेकेंड, वन बाय वन। सबसे पहले है जी लफ्ज मेरे पास n नॉट। मैथमेटिक्स बात की बात है, पहले कुछ नोटेशंस को बिल्ड कर लेते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज मेंट बाय n नॉट, एनीवन प्लीज। नॉट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई है जी, दिस इज द नंबर ऑफ parent nuclei at t is equal to 0
है जी, या फिर क्या दें, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई या फिर नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, है जी, इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड, इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लिया जो डिके ही नहीं हुए, ठीक है जी। नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लिया क्या दें, एट टाइम 0 का मतलब क्या हो गया, इनिशियल, और पेरेंट का मतलब क्या होगा, अनडिकेड, जो भी डिके नहीं हुए, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लिया एट टाइम इज इक्वल टू 0 या इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लिया, both these terms are exactly the same terms. Okay, then if I say कि what is happening, just n, what is just n, it would be the number of parent nuclei at time is equals to t, ठीक है, at time is equals to t, number of क्या जी, number of remained parent nuclei at time is equals to t, या फिर number of undecayed nuclei, number of undecayed nuclei after time t। जी, इस बात में किसी को परेशानी है? नहीं, it is not number of decade, no, it is not number of decade at half life, no, n नॉट का मतलब था number of parent nuclei जब टाइम 0 है, बिल्कुल इनिशियली कितने नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई जो डिके ही नहीं हुए। अच्छा, जब कुछ थोड़ा वक्त गुजर गया, अगर थोड़ा वक्त गुजर गया, ओ भाई थोड़ी देर सब्र कर ले मेरे भाई, मैं तो कुछ नोटेशंस पढ़ा रहा हूँ। both values would be same, right, as they have simply divided by 2। what, ओ अल्लाह के बंदे, कौन है भाई तू? Who is this? इब्राहिम हुसैन। इब्राहिम, क्या लिखा है ये? both values would be same, right, as they have simply divided by 2। 2 किधर से आए? Where is 2? नींद से जागे हो भाई। as n would be decayed values after half life। हाथ बांधो थोड़ी देर के लिए, मेहरबानी करोगे? मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझोगे प्लीज, जो पढ़ा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करोगे? मैं कह रहा हूँ देयर इज अ टर्म एन नॉट। व्हाट इज एन नॉट? मैंने तो हाफ लाइफ का जिक्र ही नहीं किया बेटा अभी। मैंने तो टाइम हाफ हुआ है कि पता नहीं वो एन आधे हो गए हैं, मैंने तो ये बात ही नहीं की बेटा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं एन नॉट एक सिंबल है। एन नॉट किस चीज का सिंबल है? जो इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं उनका सिंबल है, या इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई होते हैं उनका सिंबल है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब एन, सादा सादा एन क्या है? सादा सादा ने किसी भी टाइम पर कितने हैं पेरेंट न्यूक्लियाई जो भी रह गए हैं। हाँ, अगर आप कहते कि सर टाइम हाफ लाइफ हो चुका है, तो फिर कितने रह चुके हैं? फिर मैं कहता आधे रह चुके हैं, फिर मैं कहता एन इज इक्वल टू एन नॉट ओवर 2। मैं अभी इस तरह की तो इक्वेशन, ये तो आप इक्वेशन बना रहे हो ना बेटा, मैं तो अभी डिफरेंट टर्म्स सिखा रहा हूं, डिफरेंट टर्म्स आपको सिखा रहा हूं। ठीक है इब्राहिम, आपने जो बात पूछी मैं थोड़ी देर तक जाऊंगा उस वक्त तक, लेकिन प्लीज अभी तो मैं भी आपको सिर्फ नोटेशंस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सो भी मुझे आगे इक्वेशंस नहीं बनानी, मैं पहले लेटर्स लिखा दूं फिर मैं इक्वेशन बनाता हूं। ओके, एन नॉट हो गया, फिर कैपिटल एन हो गया कि सर किसी टाइम के ऊपर अगर कुछ डिके हो गए हैं। अच्छा, वैसे शुरू में अगर एन नॉट थे, थोड़ा टाइम गुजरा, पीछे एन रह गए हैं, कितने डिके हो गए होंगे? डेल्टा एन, कितने डिके हो गए होंगे? डेल्टा एन। फिर डेल्टा एन किसके बराबर होगा? एन नॉट जो शुरू में थे, एन जो रिमेन्ड है, ये किसके बराबर होगा? एन नॉट माइनस एन। हाँ, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा कितने डिके हो गए, नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, एट
टाइम इज इक्वल टू टी, या नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम हाँ जी जी। तो बच्चों शुरू में थे टोटल n नॉट, अब रह गए हैं n, तो बीच में से इसका मतलब है कितने डिके कर गए हैं, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, उतने डिके कर गए हैं सर, उतने डिके कर गए, उतने डिके कर गए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को परेशानी है बच्चों प्लीज बताएंगे, यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, अब अगली बात यह है, अब अगली बात यह है, जितने भी डिके हुए हैं और जितना भी टाइम लगा है, ये जितने डिके हो गए, इनको अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं कि जितना टाइम लगा, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको हम बोलेंगे एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? ए फॉर एक्टिविटी। जी भाई, what is activity? Activity is basically the rate at which the nuclei decay, the rate of decay of the nuclei. What is it? It is defined as the rate of, it is defined as the rate of decay of the nuclei, rate of decay of the nuclei. ठीक है, rate of decay of the nuclei। ठीक है जी, क्या होता है? rate of decay of the nuclei। ओके, इसकी जहां तक ताल्लुक है इसकी यूनिट्स का, यहाँ मैं थोड़ी सी चीज बदलूंगा भाई, यहाँ मैं इनकी इसकी यूनिट्स मेंशन करना चाहूंगा। इसकी जो SI यूनिट्स हैं वो क्या है? हाँ जी, डेल्टा एन तो हो गया नंबर्स, ओवर टी क्या होगा? व्हाट इज नंबर ओवर टी? ओवर टी इज टाइम्स, होना तो इसको चाहिए, इट इज बेसिकली बैक्यूरेल्स, BQ इसका सिंबल है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले में कहें तो नंबर्स तो कोई यूनिट्स तो नहीं होती, नंबर्स तो ये नंबर्स होते हैं। ओवर टाइम इज पर सेकेंड, दिस इज 1/2 है जी। इफ आई से I've got this 1 becquerel means 1 decay per second. If I've got 10 becquerels, it means 10 decays per second. if I say किसी की एक्टिविटी है 1000 becquerels, it means क्या? हाँ जी, it means सर 1000 रेडिएशंस निकली हैं पर सेकंड में, 1000 एमिशंस हुई हैं पर सेकंड में, 1000 डिके हुए हैं पर सेकंड में, 1000 पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुए हैं 1 सेकंड में। खैर जो भी है, एक्टिविटी की जो SI यूनिट है बैक्यूरेल, BECQUEREL साइंसदान का नाम है, BECQUEREL बैक्यूरेल है जी, बैक्यूरेल साइंसदान का नाम है। ठीक है जी, जिन्होंने इस रेट ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ डिके ऑफ द न्यूक्लियस की बात हो रही है, रेट ऑफ डिके। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है भाई? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन? ओके, अच्छा, अब मैं यहां से अगली आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी है, इसके एक इक्वेशन तो ये हो गई कि जी एक्टिविटी की एक इक्वेशन बन गई सर डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, या फिर डेल्टा एन ओवर टी, डेल्टा एन ओवर टी हो गई। चलो जी, मान ली बात। इस एक्टिविटी की एक नहीं, इस एक्टिविटी की 3 इक्वेशनें हैं। एक्टिविटी की एक नहीं, एक्टिविटी की 3 इक्वेशनें होंगी, बल्कि 3 भी नहीं, शायद मैं 4 इक्वेशनें बनाऊंगा। देखता हूं कि मैंने कौन सी 4 इक्वेशनें बनानी है। पहली इक्वेशन तो मैंने एक्टिविटी की ये लिख दी आपके सामने। ठीक है, मुझे आप ये बताइए एक्टिविटी की दूसरी इक्वेशन क्या लिखूंगा। ये जो एक्टिविटी है कि कितनी रेडिएशंस होती हैं पर सेकंड, कितनी रेडिएशंस होती हैं पर सेकंड, कैन यू प्लीज टेल मी, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि एक्टिविटी जो है वो कितनी ज्यादा होगी? जी, किसी भी लम्हे पर, किसी भी लम्हे पर, नो 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 देखिए गौर से मेरी बात सुनिए। इफ आई टेल यू कि एक्टिविटी, एक तो हो गया ना, एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ डिके ऑफ, ओके, ए का और इस एन का, ए का और एन का आपस में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। व्हाट इफ आई टेल यू ए का और एन का
आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन, बल्कि एक सेकेंड, इससे पहले कुछ रिलेशन पे यहाँ एक और जुमला लिखिए, एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज, एक्टिविटी इज ऑल्सो, अगले फॉर्मूले पे नहीं जाता अभी, इज ऑल्सो नोन एज काउंट रेट, that is measured using क्या, that is measured using a Geiger Muller tube, using a GM tube। ये आपने शायद ओ लेवल्स में सुना होगा, एक GM ट्यूब होती है, उसको जहां से भी आपको शक है कि यहाँ से रेडिएशन एमिट हो रही हैं उसके सामने रख देते हैं, और ये GM ट्यूब जो है इसके साथ एक काउंट रेट लगाया होता है काउंट मीटर लगाया होता है, वो इस काउंट रेट को नोट करता रहता है कि इस वक्त ये काउंट रेट है, इस वक्त ये काउंट रेट है, इस वक्त ये काउंट रेट है। ठीक है, अब आपको एक बात समझनी है कि सर ये काउंट रेट को होता क्या है, वक्त के साथ साथ, बल्कि ये तो आगे की इक्वेशन है, ये तो आगे की इक्वेशन है। मुझे एक बात बता दीजिए, देखिए जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, वैसे वैसे यू नो व्हाट, काउंट रेट रिड्यूस होता जाता है, वैसे वैसे एक्टिविटी रिड्यूस होती जाती है, वैसे वैसे नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई वो भी रिड्यूस होते जाते हैं। इस बात में कोई मसला है कि अगर मैं कहूं कि वक्त के साथ साथ एक्टिविटी भी रिड्यूस होती है, वक्त के साथ साथ काउंट रेट भी रिड्यूस होता है, वक्त के साथ साथ यू नो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई भी रिड्यूस होते हैं, क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? हाँ जी, नहीं, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि क्या, देखे मैंने तो कह दिया ना काउंट रेट को एक्टिविटी ही कहते हैं, कहने से कि एक्टिविटी का ताल्लुक इस नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई के साथ या नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, देखें इनिशियल एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, आई बिलीव इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई के ऊपर। मैंने इस वक्त आपको पेरेंट न्यूक्लियाई के सिंबल बता दिए हैं, डिकेड न्यूक्लियाई के सिंबल बता दिया है, रिमेन्ड न्यूक्लियाई के सिंबल बता दिया है, डेल्टा एन को टाइम से डिवाइड करके एक्टिविटी का लफ्ज बता दिया है। अब मुझे कुछ इक्वेशनें बिल्ड करनी है, कुछ इक्वेशंस बिल्ड करनी है। वो इक्वेशंस क्या बिल्ड करनी है, जैसे था हमारा टॉपिक ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो एक्चुअली मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी बिल्ड करने हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी? वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी बिल्ड करने के लिए उन इक्वेशनों को ही मैंने क्या करना है, इन इक्वेशनों को ही मैंने, एक सेकेंड रुकिए, एन का अगर मैं टाइम के साथ, पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर ग्राफ के बाद आपको बताते हैं। चलें, एक्टिविटी की थोड़ी सी और बात करते हैं, अभी इक्वेशन नहीं डिजाइन करते, अभी इक्वेशंस नहीं डिजाइन करते, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं किस चीज का, ये लफ्जों को याद रखिएगा बस। एन नॉट को देखिए, मैंने बहुत सारे टर्म्स आपके सामने खोल दिए, हाफ लाइफ की टर्म याद रखिएगा, लैम्डा की टर्म याद रखिएगा, एन नॉट की टर्म। मैंने अभी तक कोई इक्वेशनें जोड़ी नहीं है। हाफ लाइफ है वो टाइम जिसमें आधा पेरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाएंगे, रेडिएट कर जाएंगे, वो टाइम जिसमें काउंट रेट रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा, वो टाइम जिसमें एक्टिविटी हाफ हो जाएगी, वो टाइम जिसमें पेरेंट न्यूक्लियाई हाफ हो जाएंगे। डिके कांस्टेंट एक प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, कैपिटल एन क्या है, एन नॉट है, इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, एन है नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई एट एनी टाइम, डेल्टा एन है जितने न्यूक्लियाई शिफ्ट हो गए, डिके कर गए, या नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई है, डेल्टा एन को टाइम से डिवाइड करो तो एक्टिविटी आ जाती है। ओके ओके, यहाँ कुछ टर्म्स हमारे पास आ गए। अब इक्वेशंस बिल्ड करने के लिए पहले मुझे थोड़ा सा ना ग्राफ समझाना पड़ेगा। इक्वेशंस बिल्ड करने के लिए मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सो प्लीज हेडिंग देते हैं, हेडिंग देते हैं किस चीज की, ग्राफ ऑफ डीके, बल्कि लिखें ग्राफ्स एंड इक्वेशंस ऑफ न्यूक्लियर डीके, graphs and equations of nuclear decay, graphs and equations of nuclear decay। अच्छा,
देखिए, इफ आई से व्हाट, ग्राफ में सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं? ग्राफ में अगर मैं कहूं कि मैं सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करूंगा भाई, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई का, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई जिसको हम एन बोलते हैं, उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नंबर 1, ग्राफ ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जरा सुनिए वो किस तरह का ग्राफ होगा। कि मैं इसके y एक्सिस पे अनडिकेड न्यूक्लियाई का जरा मुझे प्लीज बता दीजिए। व्हाट इज दैट? दैट इज सर जी कैपिटल N, और यहाँ पे टाइम है, टाइम इज इन सेकेंड्स, ठीक है जी। कैन यू प्लीज टेल मी कि इसकी क्या सिचुएशन होगी? टाइम 0 पर ओरिजिन अगर ये है तो टाइम 0 पर कुछ ना कुछ तो क्या बोलते हैं, अनडिकेड न्यूक्लियाई की तादाद होगी ना, कुछ ना कुछ तो अनडिकेड न्यूक्लियाई की तादाद होगी ना, ठीक है। इस मैक्सिमम को हम क्या बोलेंगे? एन नॉट बोलेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये अनडिकेड न्यूक्लियाई डिके करते जाएंगे, अनडिकेड न्यूक्लियाई डिके करते जाएंगे, और जब वो डिके करते जाएंगे, अनडिकेड न्यूक्लियाई डिके करते जाएंगे, ठीक है, जिसको मसला इस बात से, और अनडिकेड न्यूक्लियाई की तादाद कम होती जाएगी। न्यूक्लियाई डिके करते जाएंगे, और जो अनडिकेड न्यूक्लियाई मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई, graph of undecayed nuclei with respect to time, graph of parent nuclei with respect to time. I hope you know पेरेंट न्यूक्लियाई क्या करते जाते हैं? डिके करते जाते हैं। जैसे जैसे वो डिके करते जाते हैं, तो अनडिकेड न्यूक्लियाई की तादाद कम होती जाती है। किसी को प्रॉब्लम है यार? ये बचपन में भी पढ़ा हुआ, मुझे तो लगता है बचपन में भी हमने बात पढ़ी हुई है। प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दो। दूसरे नंबर पर मैंने ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑफ एक्टिविटी नहीं, इट वुड टच 0, बट बहुत टाइम बाद ये टच करेगा 0 के। तो हर किसी का अपना अपना कैरेक्टर है। मैं इस वक्त टच नहीं कर रहा इसको 0 के साथ, थोड़ा बहुत आगे इन्फिनिटी पे जाकर इट विल टच 0। यस, ग्राफ ऑफ एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कॉलम्स में, हाँ कॉलम्स में कैरी कर लें ज्यादा बेहतर है, 2 कॉलम्स में कैरी कर लें ज्यादा बेहतर है। एक्टिविटी मैं किसको कहूंगा? काउंट रेट को मैं एक्टिविटी कहूंगा। इसका अगर मैं ग्राफ आपको बना के दिखाऊं, बेटा आप बना लें, आप कॉलम्स के बगैर बना लेना यार। अगर आपको कॉलम्स तंग कर रहे हैं तो आपको किसने कहा कि फर्ज है आप कॉलम के बगैर बना लो अगर आप तंग हो रहे। एक्टिविटी इन व्हाट? इन बैकरल्स, एंड टाइम इन व्हाट? टाइम इन सेकेंड्स। मुझे एक बात बताइए प्लीज, इसका ग्राफ भी कैसा होगा? जब टाइम 0 होगा तो इनिशियली इसकी भी एक्टिविटी मैक्सिमम होगी ना, है जी। अगर मैं कहूं कि वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, वक्त के साथ साथ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई की तादाद कम हो रही है, डिकेड न्यूक्लियाई की तादाद ज्यादा हो रही है, पेरेंट न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं, तो डोंट यू थिंक वक्त के साथ साथ एक्टिविटी, इसको क्या बोला जाए? इसको ए नॉट बोला जाए, एक्टिविटी एट टाइम इज इक्वल टू 0। ये भी ऐसे नहीं हो रहा, एक्टिविटी को भी ऐसे ही नहीं होगा। असल तो ग्राफ ही हमने काउंट रेट का पढ़ा होगा शायद। असल तो ग्राफ ही काउंट रेट का ऐसा होता है कि जो आप क्या कहते हैं, वैसे होता हुआ कैसा है, होता हुआ ऐसा है। अगर बिल्कुल असल में देखना है, रिमेंबर दैट, ये ऐसा क्यों होगा, ये ऐसा क्यों होगा भाई, ये ऐसा क्यों होगा? दिस इरेगुलरिटी, ठीक है, इट विल शो द रैंडमनेस, इट विल शो द रैंडमनेस ऑफ, नहीं, ये रैंडमनेस शो करेगी। दिस इरेगुलरिटी
this irregularity of count rate shows what? Shows the randomness of radioactivity. खैर फिर मैंने ये क्या बनाया जो मैंने बिल्कुल सॉलिड लाइन बनाई, व्हाट इज दिस? दिस इज एवरेज काउंट रेट, या आपको दिस इज सर, दिस इज दी एवरेज, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी, एवरेज एक्टिविटी का ग्राफ है, एवरेज काउंट रेट का ग्राफ है. अच्छा, सो यू नो व्हाट, एक्टिविटी भी ऐसे ही डिक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई भी ऐसे ही डिक्रीज हो रहे हैं, बोथ द व्हाट. मेरे पास तो एक ऑप्शन है क्या करने का, इसको भी उड़ाने का, इसको भी उड़ाने का, इसको भी उड़ाने का. एक सेकंड रुको. हाँ जी, चलो जी. मैंने वो रैंडमनेस शो ही नहीं करनी, मैंने तो इक्वेशन बनानी, मैंने तो प्रॉपर ग्राफ बनाना. मैं तो रैंडमनेस की बात कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, मैं रैंडमनेस की और क्या था वो दूसरा स्पॉन्टेनियसनेस की बात कर चुका हूँ. मैं आज के लेक्चर में रैंडमनेस या स्पॉन्टेनियस की बात मजीद नहीं करना चाहता. आज के लेक्चर में जो बात करना चाहता हूँ आपके सामने है कि जनाब मैं इक्वेशंस या कुछ ग्राफ्स बिल्ड करना चाहता हूँ, कुछ ग्राफ्स और उनमें से कुछ इक्वेशंस या कुछ मैथमेटिक्स बिल्ड करना चाहता हूँ. ठीक है, सबसे पहली मुझे बात ये बताइए कि नंबर ऑफ ये अनडिकेड न्यूक्लियाई को क्या होता है, दे डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. है जी, क्या भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, दिस इज कैरेक्टर नंबर 3. पहला कैरेक्टर था रैंडम होना, दूसरा कैरेक्टर था स्पॉन्टेनियस होना. ठीक है, फिर तीसरा कैरेक्टर होगा हाफ लाइफ होना. पहला कैरेक्टर था रैंडम होना, दूसरा कैरेक्टर था स्पॉन्टेनियस होना, तीसरा कैरेक्टर था कोई कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ होना, चौथा कैरेक्टर था डीके कांस्टेंट होना. आज के लेक्चर में पांचवा कैरेक्टर ये है कि नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, ये जिसको आप अनडिकेड, जो भी नहीं डिके हुए, जिनको आप अनडिकेड न्यूक्लियाई कहते हैं, वो क्या करते हैं जी, डिक्रीजेस. हाउ? डिक्रीजेस exponentially with respect to time. Decreases exponentially with respect to time. क्या इस स्टेटमेंट में किसी को मसला है? अगर आप ग्राफ देखें तो डोंट यू थिंक कि ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ है? डोंट यू सी कि ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ है? यस सर, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ है. अच्छा, अब अगर ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ है, अगर ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ है, तो यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? एक्टिविटी जो कि जिसको हम काउंट रेट भी कहते हैं, इसको भी क्या होता है, इट ऑल्सो डिक्रीजेस. कैसे? सो इट ऑल्सो डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली with respect to time. ओके हो गया, इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली with respect to time. ओके, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज अगर कर रही है, अगर कोई चीज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, तो इसकी इक्वेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर बड़ा एक नेक सा ख्याल है. वो नेक ख्याल क्या है कि इक्वेशन वुड बी n इज इक्वल टू, बात बताएं, वो जो साइनोसॉइडल इक्वेशन होती थी, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें हम कहते हैं जी y इज इक्वल टू, अगले पेज के ना, एक काम करिए, इस जिस पेज पर आप हो, इस पेज के हेडर पे लिखो y इज इक्वल टू y नॉट e की पावर ax. This is exponential increase. If I say I've got this y is equal to y naught e की power minus ax, then what? What is this? Sir, this is exponential decrease की equation. हाँ जी, this is known as exponential increase. Exponential, this is basically the equation of
exponential increase. And what is this? Please पेज के हेडर पे जाके लिखिए. This is the equation of exponential decrease. Exponential decrease. Okay. Exponential increase में x का जो ऊपर एक e की जो पावर होगी x, वो होगी e पावर पॉजिटिव x. इधर क्या होगा? e पावर नेगेटिव x. ठीक है. x का कुछ कोफिशिएंट होगा और यहाँ इसका जो कोफिशिएंट होगा वो y नॉट होगा. इस इक्वेशन को बस समझ लीजिए यार. जैसे आप बचपन में पढ़ते हैं y is equals to constant. This is the equation of horizontal line. Y is equals to mx. This is the equation of a straight line passing through origin. What is this? This is the equation of the straight line passing through थोड़ा ऊपर. ठीक है. Then what is this? This is a parabola that is opening upwards and passing through origin. What is this? Sir, this is parabola that is opening upwards, not passing through origin. थोड़ा सा ऊपर से है. Now what is it? ax square plus bx plus c. Sir, this is a parabola, but इसका कुछ ना कुछ वो निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं मिनिमा, मैक्सिमा, टर्निंग पॉइंट, ऊपर नीचे कैरेक्टर्स, ये वो सब देखने पड़ेंगे. ठीक है. फिर y is equals to sin x. सर ये वेव होती है. y is equals to a sin x. सर ये थोड़ी ज्यादा ऊंची नीची, जिसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा होता है. फिर y is equals to पता नहीं वो a sin of bx plus c. बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई ना आपने, या नहीं? लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ इक्वेशंस ऑफ क्या, इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या एक्सपोनेंशियल डिक्रीज में वैसे तो सादी सादी होनी चाहिए थी. सादी सादी क्या? y इज इक्वल टू e की पावर x. ये होता है एक्सपोनेंशियल, जो बिल्कुल ही सीधी सिंपल. या e की पावर प्लस x, या फिर e की पावर, या फिर e की पावर क्या जी, e की पावर माइनस x. लेकिन हम कह रहे हैं कि एक तो x का भी कुछ कोफिशिएंट हो सकता है और एक पूरे e पावर का भी कुछ कोफिशिएंट हो सकता है. तो हमने कहा जी जो भी है मैं इस वक्त इसको कैरी करूंगा भाई. ठीक है. वो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल की थोड़ी सी. मैंने ये इक्वेशन भी मैथ्स में ड्रॉ की हुई है, ये वाली भी मैथ्स में ड्रॉ की हुई है. अभी थोड़ा सा मैं कोफिशिएंट्स के साथ इसको कैरी कर रहा हूं. इजाजत दे तो पिछले पेज पे जा सकता हूं बच्चों? ओके. मुझे जरा यहाँ पे इक्वेशन बता दीजिए कि क्या इक्वेशन बनती है. यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगा? n, that is number of parent nuclei or undecayed nuclei at any time t, it will be equal to n naught into क्या, e की पावर क्या, e की पावर सर जी माइनस क्या, माइनस लैम्डा क्या, लैम्डा t. ये लो जी, एक इक्वेशन है भाई आपके पास. n, that is number of undecayed nuclei or the number of parent nuclei at any time t, it will be equal to the product of n naught, that is initial number of क्या, initial number of undecayed nuclei into e is some exponential, उसकी power is some power, negative explains के phenomena decrease हो रहा है. lambda is some constant that is known as decay constant. ठीक है. t is the time. So basically the two variables are n is the one variable and this t time is the second variable. Both these variables are linked exponentially to each other. n naught तो इनिशियल नंबर है, वो कांस्टेंट है. e तो वो कैलकुलेटर का एक बटन है, वो कांस्टेंट है. माइनस तो वो डिक्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है. लैम्डा आपका क्या है? लैम्डा क्या चीज है भाई? सर वो आपने कल कुछ कहा था, डीके कांस्टेंट कोई चीज नाम रखी थी आपने, डीके कांस्टेंट जैसा कोई आपने नाम रखा था. खैर देखेंगे जी, आगे चलते हैं, रटा लगाएंगे इसका. इधर आ जाएं. एक्टिविटी एट एनी टाइम टी, अगर आपको निकालनी है एक्टिविटी एट एनी टाइम टी, तो लेट मी टेल यू, इट विल बी इक्वल टू ए नॉट इनिशियल एक्टिविटी इनटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी. जी, अगर नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं, ठीक है, और अगर एक्टिविटी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, और अगर एक्टिविटी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, तो बच्चों मुझे बताओ
क्या मैं ये नहीं कह सकता, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सर जी ये क्या बोलते हैं इसको, ए और एन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या मैं कह सकता हूं ए और एन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं? है ना? तो यहाँ पे एक तीसरी इक्वेशन भी बना लो, यहाँ पे एक तीसरी भी इक्वेशन बना लो कि सर ये ए और एन जो है ना, ए और एन आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस ए और एन की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के बाद क्या करो, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी बनाओ, और यहाँ पे मैं कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। कौन सा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूं, प्लीज खुद बता दीजिए। इस पूरे फिनोमेना में क्या चीज कांस्टेंट है, इस पूरे फिनोमेना में क्या चीज कांस्टेंट है भाई? सर जी वो डीके कांस्टेंट है ना, एक लैम्डा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पता नहीं समथिंग क्या है जी, ए इज इक्वल टू लैम्डा एन। लो जी, आई हैव गॉट 3 इक्वेशंस आपके सामने है, मेरे पास क्या है, 3 इक्वेशंस हैं। एक है n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, एक है a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और एक है a इज इक्वल टू लैम्डा एन, a इज इक्वल टू लैम्डा एन। यहां तक अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जनाब आपको इजाजत है, आप कुछ पूछ सकते हैं। जी भाई, मैं एक दफा दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं रेडियो एक्टिविटी का, इनको रट लें जी जनाब, इनको रट लें। मैं रेडियो एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ कि एक रैंडम फिनोमेना है, एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, इसमें एक हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट होगा, इसमें एक डीके कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, इसमें एक एक्टिविटी होगी, मतलब नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेंगे, फिर इसमें नंबर ऑफ एक्टिविटी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। इसकी इक्वेशन ये होगी, इसकी इक्वेशन ये होगी, और फिर एक ये इक्वेशन होगी। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, किसी को अगर मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, नहीं, अच्छा ओके, आगे चलो जी, मजीद इक्वेशनों की तरफ चला जाए प्लीज, मजीद इक्वेशनों की तरफ चला जाए। ओके जी, मैं जरा इसकी मजीद इक्वेशनों की तरफ जान। वॉन्ट वी प्लेस ए नेगेटिव साइन, किधर डालना है बेटा नेगेटिव साइन? हाँ जी, जरूरत नहीं है, वैसे आता है, वैसे आता है, लेकिन मैं इस वक्त जस्ट ये कह रहा हूँ एन और लैम्डा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं इस वक्त माइनस निशान में बिलीव नहीं कर रहा। ठीक, शायद पूछा आपने सही सवाल है, लेकिन मैं इसको जैसे आप कहना चाह रहे हैं मैं वैसे कराऊंगा नहीं, मैं वैसे कराऊंगा नहीं, ठीक है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, मैं बस इतनी बात बताऊंगा, मैं बस इतनी बात बताऊंगा कि देखिए, जैसे जैसे टाइम ज्यादा हो रहा था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई क्या हो रहे थे, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रहे थे ना, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई रिड्यूस हो रहे थे ना। ओके, आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि एक्टिविटी का मैं एक और तरीकाकार क्या निकालूं? कैन यू टेल मी वन मोर थिंग कि सर जी एक्टिविटी वाली जगह पे जाओ, आपने कहा था डेल्टा एन ओवर टी जो है वो एक्टिविटी है, रेट ऑफ डिके ऑफ द न्यूक्लिया जो है वो एक्टिविटी है, इसके लिए हमने एक और लफ्ज इस्तेमाल कर दिया काउंट रेट, जिसको मेजर किया जाता है बाय यूजिंग अ जीएम ट्यूब। ओके, मेजर तो आप करते हैं यूजिंग अ जीएम ट्यूब, मुझे बताइए कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज मेजर्ड by, it is also known as count rate, that is measured by using GM ट्यूब। ठीक हो गया, ये बताएं एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड कैसे? एक्टिविटी इज कैलकुलेट कैसे करेंगे आप इसको? एन वाला ग्राफ लें, एन का टाइम के साथ ग्राफ लें, डेल्टा एन ओवर डेल्टा ई, डेल्टा टी क्या मतलब है, एन में कितनी तब्दीली आई, टाइम में कितनी तब्दीली आई,
डोंट यू थिंक ये कोई ग्रेडियंट श्रेडियंट का सीन है? क्या आप ये नहीं कह सकते कि एक्टिविटी इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ क्या? एक्टिविटी इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ कौन सा ग्राफ? इट इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ एन टी ग्राफ. इट इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ एन टी ग्राफ. अगर आप यहां नहीं लिखना चाहते, तो आप अगले पेज पे भी यहां लिख सकते हैं. तो सर इस ग्राफ का ग्रेडियंट लो तो ये वाला ग्राफ बनेगा. क्या करो जी, इस ग्राफ का ग्रेडियंट लो, ग्रेडियंट ऑफ एंटी ग्राफ. बल्कि हाँ, यहां मैं शाहजेब आप वाली बात इस्तेमाल कर सकता हूं. शाहजेब ने पूछा सर क्या आप यहाँ कोई नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे? मुझे बताओ इसका ग्रेडियंट अगर मुझे यहाँ निकालना है तो व्हाट इज द ग्रेडियंट? अगर मैं तो इसको टेंजेंट बनाकर ग्रेडियंट निकालता हूँ तो ग्रेडियंट क्या होगा? नेगेटिव होगा ना. क्या एक्टिविटी नेगेटिव है? जवाब सवाल पूछ रहा हूँ. चलें, इससे पहले कि नेगेटिव का सवाल पूछूं, पहले तो ये बताएं क्या ये बात समझ भी आई कि नहीं आई कि इस ग्राफ का एन और टी वाले ग्राफ का ग्रेडियंट लोगे तो राइज ओवर रन आएगा, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी आएगा. तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी को आप एक्टिविटी बोलते हो, तो ग्रेडियंट ऑफ एन टी ग्राफ एक्टिविटी होगा. क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? पहले इसको क्लियर कर लें. नहीं श्योर? ओके ओके. अब इस ग्राफ का अगर किसी भी लम्हे पर आपने ग्रेडियंट निकालना है तो प्लीज बताइए कि वो ग्रेडियंट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? कर्व नीचे जा रही तो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा. ओके, अगर इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है तो एक्टिविटी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. क्या एक्टिविटी की वैल्यू नेगेटिव है? नहीं सर, एक्टिविटी की वैल्यू तो पॉजिटिव है. अच्छा, तो अगर एक्टिविटी की वैल्यू पॉजिटिव तो क्या करूं? कैन आई राइट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन टी ग्राफ इज एक्टिविटी. ये एक्टिविटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ एन टी ग्राफ. कि ग्राफ का ग्रेड नेगेटिव होगा, हम उसके पीछे एक और माइनस लगा देते हैं. ग्राफ का ग्रेड नेगेटिव होगा, हम उसके पीछे एक और माइनस लगा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. जी पुत्र जी, यहां तक किसी को परेशानी है? यहां तक किसी को परेशानी है? जी देखिए, आपको याद है बहुत सारी दफा हमने किया है फिजिक्स में, बहुत सारी दफा हमने किया है कि किसी ग्राफ का ग्रेडियंट लेते थे तो ग्रेडियंट की वैल्यू आती थी नेगेटिव, लेकिन जो क्वांटिटी होती थी वो होती थी पॉजिटिव. यू रिमेंबर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ में हमने कहीं किया था कि हमने शायद वो V और T का ग्राफ बनाया था. V और T नहीं, V और D का ग्राफ. आगे जाते हुए इसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा था, तो हमने कहा जी इसका ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ. फिर हमने कहा नहीं 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 सर, ये तो नेगेटिव आएगा, तो काम करो पीछे माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. याद आ रहा है? पिछले साल हमने कहा था ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट. या फिर वो यस आपने पढ़ा नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज वाज पॉजिटिव ईएमएफ. यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो आप, आई होप आपको याद होगा ये, आई होप आपको याद है सारी बात. तो यहाँ पे भी मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि सर वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन टी ग्राफ इज इक्वल टू एक्टिविटी. ठीक है, ओके ओके जी. ये बात लिखने के बाद ग्रेडियंट के हिसाब से अगर आप माइनस मेंशन करते हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है. उस असल में मुझसे बच्चे ने पूछा सर क्या आप यहाँ पे माइनस नहीं मेंशन करेंगे? यहाँ पे ए इज प्रोपोर्शनल नहीं, मैंने कहा नहीं मैं यहाँ पे माइनस नहीं मेंशन करूंगा. ठीक है, माइनस मैंने कहाँ मेंशन किया कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट है ये. अच्छा मुझे बात बताओ, इस ग्राफ का ग्रेडियंट को क्या हो रहा है? सर इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो है ना डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली, तो एक्टिविटी भी क्या होगी? एक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी एक्सपोनेंशियली है. कैन आई से दिस? कैन आई से कि द ग्रेडियंट ऑफ
नहीं, the graph of the number of parent nuclei decreases exponentially with respect to time. So क्या हम कह सकते हो ग्रेडियंट भी एक्सपोनेंट, यार वो क्या होता था मैथ्स में था ना, एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होती है, याद है? मैथ्स वालों को याद है एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होती है। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है n वाला, अगर इस n वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, if the value of n decreases exponentially with respect to time, then what? Then the gradient, then the gradient of exponential function also decreases. It decreases. Gradient of exponential function decreases. Gradient of this exponential function decreases exponentially. बल्कि decreases ना लिखे changes. Gradient of exponential function changes. ये एक मैथ्स का असूल है, changes exponentially with respect to time. जी भाई, यहां तक किसी को परेशानी बताएंगे प्लीज? मैं कह रहा हूं कि जो ग्रेडियंट है ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, इट चेंजेस एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो व्हाट? सो द एक्टिविटी चेंज करिए, कौन सा वाला चेंज आ रहा है? So the activity decreases exponentially with respect to time. So the activity decreases exponentially with respect to time. ठीक है जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज बताइए. टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ये n क्या हो रहा है? n डिक्रीज हो रहा है, इसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, a भी डिक्रीज हो रहा है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि a और n आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? a और n आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जी सर, बिल्कुल कह सकते हैं कि a और n आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अगर ये a और n आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये a और n आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से मैं आपको जरा लैम्डा के बारे में समझाना चाहता हूं. एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दो तीन और इक्वेशन भी पैदा करनी है. ये जो आपने दरमियान में लिखी है, ये जो आपने दरमियान में लिखी है, मैं इसमें से जरा लैम्डा को अगर सब्जेक्ट बना दूं, आई होप यू नो a इज इक्वल टू लैम्डा n में लैम्डा क्या चीज है? दो लफ्ज लिख दीजिए सर. ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, या फिर ये डीके कांस्टेंट है, या फिर ये डीके कांस्टेंट है, जिसकी डेफिनेशन हमें कल के लेक्चर में समझ नहीं आई थी. प्रीवियस पेज प्लीज, ये लीजिए. इससे पहले कि मैं अगले पेज पे जाऊं, इस पेज पे किसी ने मुझसे कुछ सवाल पूछना है? इस पेज पे किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए. नो? आगे चलूं भैया? ओके. अब ये डीके कांस्टेंट नहीं समझ आ रहा सर, ये क्या चीज है? आपने कल भी लिख दिया था, आपने कहा था बाद में समझाऊंगा, तो समझाएं. जब भी किसी प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, एक कांस्टेंट आता है, ये तो समझ आ गया. आपने उसको डीके कांस्टेंट बोल दिया, ये समझ नहीं आया. ठीक है, डीके कांस्टेंट क्या चीज है? इट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू a अपॉन n. ओके, मुझे बताएं a की डेफिनेशन क्या थी? सर a की डेफिनेशन थी डेल्टा n अपॉन t ओवर n. हाँ सर, आप ठीक है, समझ आ गया. अब क्या करें सर? ये डेल्टा n अपॉन t अपॉन n का क्या करेंगे? डेल्टा n
ओवर एन इंटू टी। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको हम? क्या ऐसे लिख सकते हैं? जी सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, डेल्टा एन ओवर एन इंटू 1/t, ये लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, ये भी लिख सकते हैं। ओके ओके, डेल्टा एन ओवर एन जो है इसको इकट्ठा कर दें, डेल्टा एन ओवर एन को इकट्ठा कर दें, इसको मल्टीप्लाई बाय 1/t या इसको डिवाइड बाय टी, ये लिख सकते हैं सर, ये भी लिख ही सकते हैं। ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं? व्हाट इज डेल्टा एन ओवर एन? व्हाट इज डेल्टा एन? इतने डिके हो गए ओवर एन, इतनों में से। हाँ जी, क्या हुआ, क्या हुआ? डेल्टा एन का मतलब क्या है? डेल्टा एन इतने डिके हो गए ओवर एन, कितनों में से? कितनों में से सर? जितने पड़े हुए थे, जितने, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त पे जितने पड़े हुए थे उसमें से डेल्टा एन। यार कोई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है आपको? क्या होता था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, रिमेंबर दैट? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ओवर टोटल इवेंट्स हैं, या जिस चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकालते होते थे उस चीज को सपोर्ट करने के प्रोसेसेस कितने हैं, टोटल प्रोसेसेस कितने हैं? डोंट यू थिंक डेल्टा एन ओवर एन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके? प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, अगर मैं चेंज इन डेल्टा एन ओवर एन को डिवाइड करता हूं, ठीक है, ये तो एक क्या आ जाएगा हमारे पास, एक रेशियो तो आएगी, ठीक है, लेकिन साथ साथ इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके कह सकता हूं, इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके कह सकता हूं। बिल्कुल सर कह सकते हैं जी, कहें जी, कह दिया जी, कह दिया जी। ओवर क्या? ओवर टाइम। ओके, और ये लैम्डा क्या होता है सर? ये होता है डीके कांस्टेंट। अब बताओ, डिफाइन करो जरा डीके कांस्टेंट को, डिफाइन करो जरा डीके कांस्टेंट को, है जी। इधर जाकर पेज जाके देखो क्या डेफिनेशन लिखी है, जाके देखो क्या डेफिनेशन लिखी है। आपने कहा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीके कांस्टेंट एफिलिएटेड विद दिस रेडियोएक्टिविटी, व्हाट वाज दैट? It is defined as the probability of any individual nucleus to decay per unit time, है जी। क्या जी? डेल्टा एन ओवर एन is the probability of decay of क्या? of any individual nucleus per unit time, of any individual nucleus per unit time, of any individual nucleus per unit time। ठीक है, क्या आप इस लैम्डा को समझ पाएंगे? जी तो बच्चों प्लीज बताइए, क्या इस लैम्डा में किसी को परेशानी है? हाँ जी, नो, ओके ओके। अब मैं एक और इक्वेशन भी बना सकता हूँ, क्या मैं एक और इक्वेशन बनाऊं? मैंने ये दरमियान वाली इक्वेशन में से एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी भी लम्हे कितनी एक्टिविटी है, बेसिकली उस लम्हे में कितने पेरेंट न्यूक्लियाई हैं, किसी भी टाइम पर कितनी एक्टिविटी है, उस टाइम पर कितने अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्टिविटी एट एनी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट एनी टाइम। किसी भी लम्हे पर जितने अनडिकेड न्यूक्लियाई पड़े, जितने ज्यादा अनडिकेड न्यूक्लियाई होंगे उतनी ज्यादा एक्टिविटी होगी, जितने कम होते जाएंगे एक्टिविटी कम होती रहेगी। यार जी, ये वो किसी को याद है केमिस्ट्री का रिएक्शन काइनेटिक्स? बच्चों आप लोगों को A2 का रिएक्शन काइनेटिक्स याद है? बच्चों प्लीज बताइए। ओके, रिएक्शन काइनेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, मेरा एक सवाल है, एक सवाल, इस बात को फॉलो करते हुए कि जितने ज्यादा अनडिकेड न्यूक्लियाई होते हैं उतने ही ज्यादा एक्टिविटी होती है, जितने कम होते जाएंगे एक्टिविटी कम होती जाएगी, जितने ज्यादा होते जाएंगे एक्टिविटी ज्यादा होती जाएगी।
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिविटी का रिएक्शन? हाजरानी सेज 1, पुत्र जी थोड़ा एक्सप्लेन करिए। नेमल गलत, नेमल यू से 0, हाजरा मदरसे सेज 1। 1 और 2, भाई एक जवाब तो ना जी, 1 और 2 का क्या जवाब हुआ? 1 और 2, 2 तो तब होगा जब एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर है। ये तो जब n डबल तो एक्टिविटी डबल, n ट्रिपल तो एक्टिविटी ट्रिपल। n पे स्क्वायर है क्या? n पे स्क्वायर है क्या? नहीं ना। और अगर अभी आप इसकी हाफ लाइफ देखेंगे, या ऐसे एक और कॉन्सेप्ट भी है, अगर आप अभी हाफ लाइफ देखेंगे तो हाफ लाइफ भी क्या होंगी? वो भी कांस्टेंट होंगी। हाफ लाइफ आर कांस्टेंट, हाफ लाइफ आर कांस्टेंट। ओके, हाफ लाइफ दिखाते हैं आपको जी। इफ आई से दिस इज n not over 2, let me tell you this is half life. Which one? The first half life. If I say somewhere here it is n not over 4, this is half life but the second one, and I hope you can see that, I hope you can see कि दोनों half lives की values are what? जितनी ये है, बल्कि एक सेकेंड, दोनों को एग्जैक्टली बराबर करता हूं। आई थिंक ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, अब ग्राफ का थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये दोनों सेम है, अदरवाइज ये दोनों सेम है। और अगर आप यहाँ से थर्ड वाली हाफ लाइफ भी निकालना चाहते हो, थर्ड वाली हाफ लाइफ निकालना चाहते हो तो क्या होगा? n नॉट ओवर 8 कर लो जी। This is half life, which one? The third one. और इसको मेंशन करो जी सर। I believe it is also equal. I believe they are also equal. पेज के हेडर पे एक और कैरेक्टर लिखोगे? पेज के हेडर पे एक और कैरेक्टर लिखोगे क्या? रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Radioactivity is a first order reaction. ओके सीन, ओके सीन चल रहा है जी। ओके, थोड़ा सा आगे चलूं बच्चों कि अगर नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे तो एक्टिविटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे तो एक्टिविटी कम होती जाएगी, एक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, सो एक्टिविटी और नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई दोनों आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। दोनों आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसकी प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, एक कांस्टेंट आ गया, उस कांस्टेंट को मैंने डीके कांस्टेंट बोल दिया। डीके कांस्टेंट की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्या दी? a ओवर n। a क्या था? काउंट रेट या एक्टिविटी, दैट वाज डेल्टा n ओवर t। ओवर n क्या था? ओवर n था। डेल्टा n ओवर n डिवाइड बाय t कर दिया। डेल्टा n ओवर n को मैंने क्या दे दी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके ओवर टाइम। तो डीके कांस्टेंट की आपने कल के लेक्चर में, आखिरी लेक्चर में आपने क्या जो लिखा था? It was defined as the probability of the decay of any individual nucleus with respect to time. With respect to time. इसकी भी यूनिट्स क्या हैं? हेडर पे क्या लिखना था? हेडर पे लिखना था जी, रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोबारा समझा दें, इसके लिए पुत्र जाके केमिस्ट्री का एक लेक्चर लें। शफान अहमद, केमिस्ट्री का रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे। क्या रेफरेंस दिया गया है? केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की एक टर्म इस्तेमाल की गई है। केमिस्ट्री में रिएक्शन होता था जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। केमिस्ट्री की बात पढ़ाई गई है। फर्स्ट ऑर्डर क्या था कि सर अगर किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन, वहां था कॉन्सेंट्रेशन, यस वहां थी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल, कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल, कॉन्सेंट्रेशन हाफ तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n
एन जितने एन इस वक्त है पार्टिकल्स की तादाद, अनडिकेड न्यूक्लियाई की तादाद, पेरेंट न्यूक्लियाई की तादाद, वो जितनी ज्यादा है एक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी, एक्टिविटी भी उतनी ज्यादा है। जब वो कम हो रही है तो एक्टिविटी भी कम हो रही है, जब वो कम हो रही है तो एक्टिविटी भी कम हो रही है। यहाँ तक क्यों मसला है? यहाँ से फिर मैंने लैम्डा को सब्जेक्ट बना लिया, लैम्डा को सब्जेक्ट बनाकर लैम्डा की इक्वेशन बना ली, लैम्डा का नाम रखा डीके कांस्टेंट, लैम्डा की इक्वेशन बनाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब इस इक्वेशन को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने इक्वेशन लिखी होगी n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, n नॉट जो है यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी। अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ कि इफ टाइम इज इक्वल टू हाफ लाइफ, if time is equal to t half, then what? Then ये जो रेशो है n over n naught, what is this n over n naught? n naught ऐसा शुरू में कितने थे? n का मतलब अभी रह कितने गए हैं जी, n का मतलब है अभी रह कितने गए। if I say n over n naught is basically remained ratio, if I say n over n naught is basically a remained ratio, ठीक है, कितने रिमेन, क्या कितनी रेशो रिमेन हो जाएगी? अगर टाइम हाफ लाइफ हो जाए, अगर टाइम हाफ लाइफ हो जाए तो क्या स्टेटस होगा? आधे डिके कर जाएंगे ना, आधे डिके कर जाएंगे ना, और रह कितने जाएंगे? रहने वाले भी आधे होंगे, हाफ एन नॉट रह जाएंगे और ये एन नॉट। यहां तक किसी को मसला है? अगर मैं कहूँ टाइम हाफ लाइफ हो चुका है, टाइम की वैल्यू को आपने टी हाफ से अगर रिप्लेस करना है तो n ओवर n नॉट को 1 ओवर 2 से रिप्लेस कर लें, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? n था नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई at any time. At this time, when time is half life, please tell me what is n? n is half of the initial ones, half of initial ones divided by initial ones, initial कट गया, ठीक है, तो मसला है। ओके, तो जाके इधर इसमें पुट कीजिए 1 over 2 is equals to e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये बात। अब यहां से आगे मैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में हर किसी को बताना चाहता हूं, चाहे आप मैथ्स लेते हैं चाहे आप मैथ्स नहीं लेते, आप सबको पता होना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए दिस इज 2 की पावर क्या, दिस इज 2 की पावर माइनस 1, दिस इज e की पावर माइनस लैम्डा टी। कि सर एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त दोनों तरफ क्या लेना होता है भाई? फिजिक्स के बच्चे को पता होना चाहिए लॉग क्या चीज होती है, फिजिक्स के बच्चे को पता होनी चाहिए कि लॉग क्या चीज होती है। जब भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो, जब भी कोई वेरिएबल ऊपर पावर में हो, तो आपने दोनों साइडों पर लॉग लेना होता है। कौन से वाला? अगर यहाँ पर एक्सपोनेंट ई है तो एक्सपोनेंशियल नेचुरल वाला लॉग लेना है। अगर आपका एक्सपोनेंशियल है, बेस किसी की एक्सपोनेंट है, तो आपने नेचुरल लॉग लेना है। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बेटा जी क्या होगा, होगा कुछ ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे एक मैं नोट लिख देता हूं, टू सॉल्व exponential equation take what? Take log, take always take log, always take log। अब वो नेचुरल वाला लेते हो कि कौन सा वाला लेते हो? इस वक्त बेस अगर होती 10 तो मैं लेता LOG जिसकी बेस 10 होती है। अगर बेस है किसी की E तो मैं लूंगा LN जिसकी बेस होती है LE। चलो खैर जो भी है, एक ये हो गया, एक यहां पे ये हो गया। ओके, लॉग लेने का फायदा ये होता है जो भी कोफिशिएंट होता है, जो भी सॉरी जो भी पावर होती है इट बिकम्स द कोफिशिएंट, जो भी पावर होती है इट बिकम्स द कोफिशिएंट, जो भी पावर होती है इट बिकम्स द कोफिशिएंट। LOG
टी की जगह हाफ लाइफ लेना जरूरी है जी। टी की जगह हाफ लाइफ लिखना जरूरी है। टाइम की जगह टी हाफ लिखें और एन ओवर एन नॉट की जगह की जगह 1/2 लिखें। एन ओवर एन नॉट की जगह 1/2 लिखें। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं हो, कहते घबराना नहीं। एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू क्या, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, एक सेकेंड, टाइम की जगह मैंने क्या कर दिया, टाइम की जगह मैंने कहा जी हाफ लाइफ लगा दो, एन ओवर एन नॉट की जगह पूरा 1/2 आ जाएगा कि जी अगर ये इनिशियली 2 थे तो अब 1 रह जाएंगे, अगर ये एन नॉट 2 है तो हाफ लाइफ के बाद एन जो है वो 1 रह जाएगा। ठीक है, आई होप आपको 1/2 समझ आ गया। पर जो किसी को इस 1/2 में प्रॉब्लम है कि ये मैं कहां से लाया हूं, अगर टाइम हाफ लाइफ हो गया तो आधे पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए, आधे रेडिएट कर गए, अनडिकेड न्यूक्लियाई आधे रह गए, अनडिकेड की इनिशियल के साथ रेशो हाफ हो गई। ठीक है, ओके, वचन का सर आ गया। फिर मैंने कहा जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या सीन है जी, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा जी, सर वो दोनों तरफ वो लें, एक्सपोनेंशियल ले लिया जी, सॉरी एक्सपोनेंशियल ने, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग लें, सादा लॉग लें कि नेचुरल लॉग लें, जब बेस हो ई तो क्या करें, नेचुरल लॉग लें, ले लीजिए नेचुरल लॉग। लॉग लेने का फायदा क्या होता है, पावर बिकम्स द कोफिशिएंट, क्या होता है जी, टेक लॉग, लॉग में क्या सीन होता है, लॉग में पावर बिकम्स द, मैथ्स वालों को तो 100% पता है, जो रेगुलर वाले हैं उनको भी शायद मैंने एज अ प्रॉपर चैप्टर P5 का एक चैप्टर बना के इनको ये पढ़ाया था, कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा, पावर बिकम्स द कोफिशिएंट। और अगर किसी ने नहीं सुना हुआ था पहले तो मैं भी बता देता हूं, जब आप दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो जो पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है। किसी को मसला है, माइनस माइनस काट दीजिए, ln ऑफ ई की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर के मुताबिक क्या आ रही है, दिस इज ln ऑफ 2, दिस इज लैम्डा इनटू हाफ लाइफ, एंड ln ऑफ ई की जो वैल्यू है कैलकुलेटर से इट इज 1, इट इज 1। ओके, तो लो जी, लैम्डा इज इक्वल टू ln ऑफ 2 ओवर क्या, ओवर हाफ लाइफ। यहां से क्या साबित होता है सर जी, यहां से साबित होता है, यहां से साबित होता है कि डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। डू वी नीड टू नो द डेरिवेशन, यस यस, ये सब कुछ आपके सिलेबस में, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट डेरिवेशन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट डेरिवेशन। इतने तो अब आप बड़े हो गए हैं कि इस तरह की डेरिवेशन को हजम कर सकें, इस तरह की डेरिवेशन को हजम कर सकें। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं ये जो आपके पास हाफ लाइफ है इसके आगे क्या लिखेंगे, लिखें जी, डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ आर व्हाट, आपने लैम्डा और हाफ लाइफ को डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ आर व्हाट, आर इनवर्सली proportional to each other, or what, they are inversely proportional to each other। जिसका मतलब क्या है, ग्रेटर द डिके कांस्टेंट, अगर किसी का डिके कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, लाइक उसकी डिके करने की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत ज्यादा है, तो आपका क्या ख्याल है उसका हाफ लाइफ क्या होगा, तो उसका हाफ लाइफ कम होगा। तो हम ये कहते हैं greater the decay constant, what happens, greater the probability of decay, probability of decay with respect to time। ये तो मैंने वैसे बीच में लिख दिया, ठीक है, मुझे greater the decay constant
greater the decay constant, smaller the half life. Smaller या lesser the half life, greater the decay constant, क्या होगा जी? lesser the half life, smaller the half life. वजह ये है सर, decay constant जब greater होता है तो क्या होता है? greater the probability होती है, greater the probability of decay, greater the probability of decay होता है with respect to time. अच्छा, जब greater the probability of decay होए तो क्या होता है? तो सर जी smaller the half life होता है. तो या तो आप डायरेक्ट लिख दें कि smaller the half life, या लिखें जिसकी probability of decay ज्यादा है वो जल्दी decay करेगा. जो जल्दी decay करेगा, जो जल्दी decay करेगा उसका half life कम नहीं हो. lesser the half life, smaller the half life, lesser, less time, lesser. हाँ जी बच्चों, अगर किसी की probability of decay, probability of disintegration of any nucleus with respect to time अगर ज्यादा है, तो I believe उसका half life जो है वो क्या है? उसका half life कम, उसका half life कम. जी तो भाई, यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. ओके. सो वापस जाते हैं जी. हम क्या कह रहे थे? मैंने a इज प्रोपोर्शनल टू n में से कुछ इक्वेशन निकाल दी. मैंने n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t में से कोई इक्वेशन निकाल दी. और अभी मैं एक काम करूंगा कि अगर मैं यहाँ पे एक और इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, और वो क्या इक्वेशन है सुनिएगा प्लीज. n over n नॉट n इज इक्वल टू, ठीक है जी. इस वाले कॉलम पे आता हूँ. इस वाले कॉलम पे आपने क्या इक्वेशन लिखी हुई है? इस वाले कॉलम में आपने इक्वेशन लिखी हुई है जी, a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी. e की पावर माइनस लैम्डा टी. ओके. यहाँ से अगर मैं कहूँ a ओवर a नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी है. ठीक है. ओके. और अगर मैं ये बात करूं, नंबर ऑफ अनडिकेड हो गए. अगर मैं कहूं एक हाफ लाइफ गुजरी है, अगर एक हाफ लाइफ गुजरी है, यहां से तो नहीं, मैं इक्वेशन में अलग से निकालता हूं भाई, अलग से निकालता हूं प्लीज. इससे पहले कि मैं मजीद इक्वेशंस निकालूं, मुझे प्लीज बताइए मैंने क्या क्या इक्वेशंस डिजाइन कर ली हैं. अभी तक की जो इक्वेशंस हैं वो क्या क्या हैं भाई? ये बच्चे बताइए इक्वेशंस कौन कौन सी डिजाइन की हैं? इक्वेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहली इक्वेशन है मेरे पास डेल्टा एन. व्हाट इज दिस डेल्टा एन? व्हाट इज दिस डेल्टा एन बच्चों? सर जी डेल्टा एन जो है ना वो बराबर है एन नॉट माइनस एन के. डेल्टा एन जो है वो बराबर है किसके? एन नॉट माइनस एन के. ओके. एक इक्वेशन ये थी. फिर सर ए बराबर है डेल्टा एन ओवर टी के. एक इक्वेशन ये थी. फिर सर ए बराबर है लैम्डा इंटू एन के. एक इक्वेशन ये थी. फिर सर लैम्डा बराबर है एल एन ऑफ 2 ओवर हाफ लाइफ के. एक इक्वेशन ये थी. फिर सर एन बराबर है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी के. एक इक्वेशन ये है. फिर सर ए बराबर है ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा
ठीक है, एक इक्वेशन ये भी है। हाँ जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। यहाँ तक प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। नो? तो एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन, पांचवी इक्वेशन, छठी इक्वेशन, ये आपके सामने। हाँ जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ओ लेवल्स में भी समटाइम रेडियो एक्टिविटी के सवाल आते हैं। ठीक है, मैं ना उनको, बल्कि एक सेकंड, आपको एक काम करते हैं, लिखें जी, ये तो आपने पढ़ ली है, ये तो आपने पढ़ ली है। यहाँ हेडिंग दीजिए जाकर, टू वेरी सिंपल, ये तो अजीब गरीब सी हो गई हैं, सिंपल इक्वेशंस। ये टू वेरी सिंपल इक्वेशंस, समटाइम न्यूमेरिकल उनसे भी सॉल्व हो जाता है। टू वेरी सिंपल इक्वेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, समटाइम न्यूमेरिकल ऐसा इतना आसान सा आता है कि उनसे भी हो जाता है। नंबर वन, जैसे आपने यहाँ पे नंबर वन लिखा हुआ था ना, डेल्टा एन इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन। क्या ख्याल है कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन सब को एन नॉट से डिवाइड कर दूं, डेल्टा एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट ओवर एन नॉट माइनस एन ओवर एन नॉट, तो यह आ जाएगा डेल्टा एन ओवर एन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, वन माइनस एन ओवर एन नॉट। एक मैं आपको ये वाली इक्वेशन पढ़ाना चाहता हूँ कि अक्सर ये सिचुएशन आ जाती है। व्हाट इज डेल्टा एन जो डिके कर गए, डिवाइड बाय एन नॉट जो टोटल थे। कैन आई से दिस इज डिकेड रेशो, कितने डिके कर गए, है जी। कैन आई से दिस इज डिकेड रेशो, हाँ जी, डिके होने वालों की रेशो। कहने से क्या चीज है, डेल्टा एन कितने डिके कर गए ओवर जितने ओरिजिनल थे, डिकेड रेशो। ओके, व्हाट इज दिस एन ओवर एन नॉट देन, व्हाट इज एन ओवर एन नॉट, कितने रह गए, एन था कितने रह गए, कितने अनडिकेड है ओवर एन नॉट। आई बिलीव दिस इज रिमेन्ड रेशो। अक्सर ना वो इस तरह डिकेड रेशो क्या है, रिमेन्ड रेशो क्या है, उसको भी पूछता है। डिकेड रेशो क्या है, रिमेन्ड रेशो क्या है, इसको भी पूछता है। तो इसको आप क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 7, इसको आप इक्वेशन नंबर 7 का दर्जा दे दीजिए। डिकेड रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस रिमेन्ड रेशो, या रिमेन्ड रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस डिकेड रेशो। कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस नहीं, इस पहली इक्वेशन में से निकाला मैंने इसको, इस पहली इक्वेशन में से निकाला मैंने इसको। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, नहीं, ओके। एक और इक्वेशन लिखवानी मैंने आपको, एक और रिमेन्ड रेशो की इक्वेशन लिखानी है, एक और मैंने रिमेन्ड रेशो की, ये तो एक ये रिमेन्ड रेशो है। जैसे मैंने बात है, यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं, यहां से अगर आप मुझे बताएं रिमेन्ड रेशो सॉल्व करते तो क्या होता, एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, माइनस लैम्डा इंटू टी। ये भी एक रिमेन्ड, ये भी एन ओवर एन नॉट रिमेन्ड रेशो नहीं, ये भी तो रिमेन्ड रेशो है ना। यहाँ से भी रिमेन्ड रेशो आती है, यहाँ से भी रिमेन्ड रेशो आती है। एक और मैं इक्वेशन आपको लिख के देना चाहता हूँ, वो क्या इक्वेशन जी, वो जरा प्लीज सुन लीजिए। अगर मैं कहूँ जब टाइम 0 है, जब टाइम एट t is equal to 0, what is n, ये बता दीजिए। n is n not, okay। at t is equal to हाफ लाइफ, कौन सी वाली हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ। what is n, n is equal to n not over
2, ठीक है, ऐसे ही है ना, एन नॉट को 2 से डिवाइड कर दें, ओके, ऐसे ही बच्चों, ओके। फिर जब आता है टाइम, टाइम इज इक्वल टू सेकेंड हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ अगर 2 हाफ लाइफ गुजर जाती हैं तो एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू एन नॉट ओवर 4 नहीं होगा, एन नॉट ओवर 4 होगा ना, ओके। ये एन नॉट ओवर 4 क्या चीज है, एन नॉट ओवर 4 इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 की पावर 1, ओके। अगर मैं कहूँ टाइम गुजर गया है हाफ लाइफ कितनी दफा, 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, डोंट यू थिंक ये एन नॉट ओवर 8 हो जाएगा, दैट इज एन नॉट ओवर 2 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरह करते करते अगर मैं ये कहूँ कि एट टी इज इक्वल टू हाफ लाइफ कितनी दफा हो चुकी है, एन दफा हो चुकी है, टी इज इक्वल टू हाफ लाइफ एन दफा हो चुकी है, तो आपका क्या ख्याल है इस इक्वेशन के बारे में, सर एन इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइड बाय क्या होगा, 1 हाफ लाइफ के बाद एन नॉट ओवर 2 पावर 1, 2 हाफ लाइफ के बाद एन नॉट ओवर 2 पावर 2, 3 हाफ लाइफ के बाद एन नॉट ओवर 2 पावर 3, एन हाफ लाइफ के बाद एन नॉट ओवर 2 की पावर एन, 2 की पावर एन। तो डोंट यू थिंक कि यहाँ से जो आपके पास रिमेंड रेशो आएगी, यहाँ से जो आपके पास रिमेंड रेशो आएगी एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर एन होगी। वेरी एन क्या चीज है, एन क्या चीज है सर, एन क्या है, एन इज बेसिकली टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, एन इज बेसिकली व्हाट इज एन इन दिस केस, वेयर एन इज इक्वल टू कितना टाइम है, उस टाइम को अगर आप हाफ लाइफ से डिवाइड कर लें तो पता चलेगा कितनी हाफ लाइफ हैं, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ। बच्चों प्लीज बताइए क्या यहां तक किसी को परेशानी है। देखिए मैं कहता हूं एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर एन, एक इक्वेशन आपके पास और बन गई, जबकि आप एन के साथ क्या कर सकते हैं, वेयर एन इज इक्वल टू टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ, मतलब वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये फॉर्मूला मैं अक्सर ओ लेवल्स वालों को कराता होता हूँ कि आप हाफ लाइफ चेक कर लो कितनी हाफ लाइफ हैं, उसके बाद आप ये एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पावर एन के साथ इसको कैरी कर सकते हो। सो मैं चाहता हूं कि आपने जो ये इक्वेशन याद की है एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू क्या, e की पावर माइनस लैम्डा टी फॉर व्हाट, फॉर द रिमेंड रेशो, या फिर आपने याद किया कि एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा एन ओवर एन नॉट फॉर द रिमेंड रेशो। आप एक और भी याद कर लें, एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पावर एन। जी तो भाई किसी को मसला है, किसी को मसला है इस बात से, एनीवन, नहीं, चलें इन इक्वेशंस को प्लीज याद रखिएगा, इन इक्वेशंस को प्लीज याद रखिएगा। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये इक्वेशंस को यूज करके मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं और फिर स्ट्रेट अवे अगले चैप्टर में चले जाना, स्ट्रेट अवे अगले चैप्टर में चले जाना, ठीक है। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीवन? सो प्लीज इन तमाम इक्वेशनों को याद रखिए, कुछ रटा लगाने वाली हैं कुछ समझने वाली हैं, ठीक है, कुछ रटा लगाने वाली हैं कुछ समझने वाली हैं। काम थोड़ा सा आसान था इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड लगाने की कोशिश की है, फिर भी मैं समझता हूं कि आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। मेरा मशवरा आपको ये होगा, एक दफा इन इक्वेशनों को अपने हाथ से लिख दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, एक दफा अपने हाथ से लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बाद, ठीक है। चलें, सो एक सेकेंड, मैं आपको बताना पता असल में क्या चाहता था। मुझे जो भी इक्वेशंस हैं उनको ड्राइव करने की जरूरत नहीं थी, मुझे आपको ये कहना चाहिए था भाई कि इस पांचवी इक्वेशन से
जब आप निकालते हो क्या, इधर से जब आप निकालते हो क्या, ये n/n0 किस तरह e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो मुझे कहना चाहिए था इस n/n0 को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिमेंड रेशो। और फिर मैं कहता कि यार ये जो रिमेंड रेशो होती है, इसको निकालने का तो एक आसान तरीका भी है। इसको निकालने का आसान तरीका क्या है, n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। ये कहीं बचपन में पढ़ा होगा, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, या फिर दैट इज इक्वल टू t/t हाफ। जितना भी टाइम गुजरा उसको हाफ लाइफ से डिवाइड कर लें, आपको n पता चल जाएगा। तो इस e की पावर माइनस लैम्डा टी, इससे आपकी जान छूट जाएगी, आप इस इक्वेशन को कैरी कर सकेंगे। या फिर मैं कहूंगा कि इस रिमेंड रेशो का एक और भी फॉर्मूला है मेरे पास, n/n0 इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा n/n0। कि अगर आपको किसी सवाल में ये रिमेंड रेशो है, वो डिकेड रेशो है, ये तो अब सवाल का पैटर्न डिसाइड करेगा ना, कि आपने n/n0 की जगह n/n0 का जो जवाब है वो e की पावर माइनस लैम्डा टी से निकालना है, या n/n0 का जो जवाब है 1/2 की पावर n से निकालना है, या n/n0 का जवाब है 1 माइनस डेल्टा n/n0 से निकालना है। मैं तो बस आपको बाकी सारी इक्वेशन याद रखिए, इसको भी आपने दिमाग में बिल्ड कर लीजिए, इनका भी रटा लगा लीजिए, कैसे ये सर ये ओ लेवल्स में इस तरह से कभी किया होगा हमने। जी, ये रिमेंड रेशो डिकेड रेशो तो नहीं आता था, आई थिंक इस तरह का कुछ सवाल जरूर आता था ओ लेवल्स में, इस तरह का सवाल जरूर आया होगा कभी। लेकिन चलो नहीं भी आया, ओके, नहीं आया भाई, नहीं आया, अब समझ आ रहा है। अगर नहीं भी आया तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, जहां से भी मैंने बिल्ड किया है, एक हाफ लाइफ गुजरी तो n/n0 की वैल्यू होगी 1/2, दो हाफ लाइफ गुजरी तो n/n0 की वैल्यू होगी 1/2 की पावर 2, तीन हाफ लाइफ गुजरी तो n/n2 की वैल्यू होगी 1/8, दैट इज 1/2 की पावर 3। तो डायरेक्ट बता दी। यह रिमेंड रेशो वो किसके बराबर है सर, टोटल में से डिकेड रेशो निकाल दें। हाँ तो बस ठीक है सर, कॉमन सेंस है। तो आई बिलीव ये दो इक्वेशन तो कॉमन सेंस है, ये दो इक्वेशन तो कॉमन सेंस है। जैसे था डिके कितने हुए, टोटल में से अनडिकेड निकाल दें तो डिके हो जाएंगे, तो डिकेड की रेशो क्या होगी, टोटल में से रिमेंड की रेशो माइनस कर दें। ये तो पहली इक्वेशन से ही फॉलो हो रही है, ये तो पहली इक्वेशन से बातें फॉलो होती हैं। एक्टिविटी, सर ये तो एक्टिविटी का मतलब है। तो आई थिंक मैंने जितनी इक्वेशन लिखवानी थी लिखवा दी हैं, समझानी थी समझा दी हैं। कल के लेक्चर में बस अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको ये क्या बोलते हैं, क्या समझाना है, कुछ न्यूमेरिकल्स कराने, देन आई विल बी डन विद दिस न्यूक्लियर फिजिक्स, then I will be done with this nuclear physics. You are directed to please memorize these formulas. Please memorize these formulas. इनको मेमोराइज करेंगे जितने अच्छे से, उतने अच्छे से आपका ये काम धंधा आगे कैरी होगा। ठीक है जी, फिजिक्स का लेक्चर एंड करेंगे प्लीज, फिजिक्स का लेक्चर एंड करें।